नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। चलिए जो है यहाँ पर हम जीव जनन कैसे करते हैं इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। देखिए चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब उसके बुक के क्वेश्चंस यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि किस में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा के अंदर, यीस्ट के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर या फिर लीशमैनिया के अंदर। तो देखिए सबसे पहला है अमीबा। तो आपको पता है कि अमीबा के अंदर जो है विखंडन विधि के द्वारा होता है, द्वि विखंडन विधि के द्वारा जो है अमीबा में होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म का शरीर है वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, तो ये अपना विखंडन विधि के द्वारा आता है। दूसरा देखिए कि आपका प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, यानी कि इसमें भी विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लीशमैनिया में भी आपका विखंडन विधि के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें जो एक निश्चित तल है वहां से आपका ऑर्गेनिज्म विभाजित होता है, तो इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर, ईस्ट, जिसमें आपके मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होगा। मुकुलन विधि क्या होती है, आपकी कलिका निर्माण, यानी कि जो शरीर है उस पे एक छोटी कलिका का निर्माण हो जाता है, वो मैच्योर होती है और जो है अलग होकर एक नए ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर आपके डिंब वाहिनी। तो देखिए अंडाशय, ओवेरी, भाई ये तो होती है फीमेल के अंदर, इसी अंडाशय के अंदर ही तो सारे एग सेल प्रेजेंट होती है। गर्भाशय, यूटेरस, जिसमें आपका जब युग्मनज बन जाता है तो ये युग्मनज गर्भाशय के अंदर आके क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद है शुक्रवाहिका, तो ये जो शुक्रवाहिका है वो आपके नर जनन तंत्र का भाग होती है। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। तो आपको पता है कि आपके जो पराग कोश होते हैं ऐसे द्विपालित संरचना होती है पराग कोश की, इस तरीके से। ये क्या है, आपके पराग कोश है जिसके अंदर ये चतुकोष्ठीय संरचना होती है, यानी कि इसको जब अपन खोलते हैं तो 4 कोष्ठक होते हैं इसमें। इसके अंदर आपके पराग कण यानी कि पॉलेंस मौजूद होते हैं, तो इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर, ऑप्शन डी। बाह्य दल क्या होता है, आपके जो पंखुड़ियां होती है उसके बाहर जो ग्रीन कलर के लगे रहते हैं उन्हें अपन बाह्य दल कहते हैं। अंडाशय आपको पता है आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडप, उसके अंदर जो अंड कोशिका होती है वो आपका अंडप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था कि जो है दो आपके अलग अलग विपरीत लिंगी जनक है वो भाग लेते हैं, लेते नहीं लेते, अब इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसी की वजह से बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, यानी कि विभिन्नताएं आती हैं, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अपने जनक के समान ही जो है एक नया जीव बिल्कुल दिखता है। तो देखिए लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है, इसमें दो भिन्न तथा लैंगिक असमानता वाले जीवों से आयुग्मकों का संलयन होता है। इस प्रकार के जनन में संततियों के गुणों में विभिन्नता आती है, ये विभिन्नताएं जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है, इसीलिए लैंगिक जनन अपना ज्यादा बढ़िया है किससे, अलैंगिक जनन से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो याद करो अपन ने पढ़ा था नर जनन तंत्र, उसमें पढ़ा था एक जोड़ी वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान बाहर के तापमान से ज्यादा होता है और वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो ये जो आपका टेम्परेचर होता है शरीर का वो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए सही नहीं है, इसीलिए आपके वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए वृषण के क्या कार्य होते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण का कार्य होता है किसका, वृषण का। साथ के साथ ये जो वृषण है आपके ग्रंथिकत की तरह भी कार्य करते हैं, याद करो जल्दी से।
अपन ने ग्रंथियां पढ़ी थी जिसमें वृषण ग्रंथि पढ़ी थी, टेस्टिस ग्लैंड जो कि एक हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, इनको कंट्रोल करता है। साथ के साथ जो है शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है, कौन, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये सब कार्य किसके हैं, वृषण के। मानव में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है जो शुक्राणुओं के उत्पादन, लड़कों में यौवन आरंभ के लक्षणों जैसे चेहरे पर बाल आना, आवाज का मोटा आना आदि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन इजी है आपके सारे बुक के, आप आराम से कर सकते हो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव यानी कि आपका रजोधर्म, जिसे अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है आपका कि जो गर्भाशय की दीवार है उसकी अंतरी सतह जो होती है, जिसे अपन कहते हैं एंडोमेट्रियम, उसकी क्या होती है, शेडिंग होती है, यानी कि वो झड़ना प्रारंभ कर देती है, तभी तो आपके ऋतुस्राव होता है। अब हर महीने क्या होता है, गर्भाशय की ये जो आंतरिक दीवार है ना, ये खुद को प्रिपेयर करती है कि भाई हो सकता है जो एग बन रहा है वो फर्टिलाइज हो जाए और युग्मनज बन जाए। तो युग्मनज आपके गर्भाशय की दीवारों में आके इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, निषेचन नहीं हुआ है, तो आपके ये जो है एंडोमेट्रियम वापस से झड़ना चालू कर देती है अगले मंथ। तो इस तरीके से ये ऋतुस्राव होता है। तो देखो, गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने, उनके पोषण के लिए तैयारी करता है, परंतु यदि अंड कोशिका निषेचित नहीं होती है तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मांसल व स्पंजी हो जाती है और निषेचन न होने के कारण यह परत धीरे धीरे टूट जाती है, योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निकल जाती है। इस प्रक्रम को ही ऋतुस्राव या फिर अपन रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 5 दिनों की होती है। तो इसीलिए गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसकी शेडिंग की वजह से ही आपका क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो क्या हमने फ्लावर की जो है काट का नामांकित चित्र बनाया था, बिल्कुल बनाया था। अपन ने क्या किया था, यहाँ पे पहले जो है इस तरीके से, ये क्या है, पूरा स्त्री केसर, जिसके में ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिका, ये क्या है, अंडाशय। इसके बाहर इस तरीके से साथ में अपन ने क्या लगा दिए थे, पॉलेंस। भाई ये क्या है, पूरा पुंकेसर है जिसमें ये तो तंतु है और ये परागकोश है। इस परागकोश के अंदर आपके क्या मौजूद है, परागकण। इसके बाद इस तरीके से हमने पत्तियां बनाई थी जिन्हें अपन क्या कहते हैं, दल पुंज या फिर पंखुड़ियां कहते हैं। और इधर बाहर ग्रीन कलर के जो बनाए थे वो क्या थे, आपके बाह्य दल थे। तो ये क्या होती है, आपकी पुष्प की काट का नामांकित चित्र है। इनके सबके आप नाम लिख सकते हैं। और इस तरीके से अपन ने जो है एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई थी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद इन चीज़ों को बनाने की कोशिश कीजिए और हमेशा याद रखिए कि हर एक डायग्राम को आप लेबल जरूर करें, यानी कि उसका नामांकन जरूर करें। बायोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। तो देखो, गर्भ निरोधन की यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। सबसे पहले तो ये जो पिल्स आती हैं, गोलियां आती हैं, उनसे जो है गर्भ को रुकने से रोका जा सकता है, यानी कि गर्भधारण से रोका जा सकता है। एक अपने जो है कुछ प्रोटेक्शंस यूज करके, जैसे कंडोम का यूज करके इनको रोका जा सकता है। साथ के साथ शल्य चिकित्सा के द्वारा, यानी कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, याद है लास्ट में हमने पढ़ा था जनन स्वास्थ्य में। वैसेक्टोमी होती है कि आपके जो मेल है यानी कि नर है उसके अंदर ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, वो है वैसेक्टोमी। और अगर फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है तो वो क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। तो इन विधियों के द्वारा गर्भधारण को रोक सकते हैं। देखो, गर्भधारण को रोकने के अनेक तरीके हो सकते हैं, इनमें से कुछ विधियां निम्नलिखित है।
यांत्रिक अवरोध, तो इस विधि में शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते। इसमें शिश्न को ढकने वाले कोंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का, जैसे कॉपर टी हो गया, इनका यूज किया जाता है। महिलाओं में लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी गर्भाधान को रोका जा सकता है। दूसरी कौन सी विधि आती है? रासायनिक अवरोध, तो यानी कि ये जो पिल्स होती है उनके द्वारा रोका जा सकता है। कुछ विशेष दवाइयों के द्वारा शरीर में हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करके इसको रोक सकते हैं, जिससे अंड का मोचन ही नहीं होता, इसलिए निषेचन की कोई संभावना ही नहीं रहती। थर्ड आपका शल्य चिकित्सा द्वारा यानी कि शल्य क्रिया अवरोध। इसमें पुरुषों की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाए, और उधर से महिलाओं में अंड वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे अंड गर्भाशय तक ना पहुंच पाए। तो इस तरीके से गर्भधारण को रोका जा सकता है। ये हमने सारा जनन स्वास्थ्य में पढ़ा था सबसे लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर होता है? तो आपके जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है, याद है, और जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें लैंगिक जनन होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव, जैसे कि आप याद कीजिए अमीबा, जिसमें विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन हुआ था नहीं हुआ था। तो देखो, एक कोशिक जीवों में जनन अलैंगिक विधियों के द्वारा होता है, जिनमें एक ही जनक कोशिका अन्य संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है, जबकि बहुकोशिक जीवों में लैंगिक जनन होता है, जिसमें आपके दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। विपरीत लिंगी एक नर तथा एक मादा जीव की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं व विशिष्ट अंग होते हैं, जिनकी शरीर में स्थिति निश्चित होती है। तो क्या यही होता है? हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अंदर डिफरेंस पहली ही क्लास में, तो बस इसमें वही लिखना था आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? तो देखो, जनन जो होता है उसके द्वारा अगली पीढ़ी को जन्म दिया जाता है, यानी कि ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ऐसे जीव क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। अगर मान लो कि जनन की प्रोसेस नहीं हो तो अगला जीव आएगा नहीं, तो उसका वंश तो वही खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्पीशी का। तो इसीलिए ये क्या है? जरूरी है। इस प्रकार से क्या है? सहायक है। तो देखो, जनन के द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों की उत्पत्ति कर अपनी स्पीशीज के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। यदि वे जनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिर एट लास्ट विलुप्त हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्पीशीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जनन जो है किसी स्पीशी की समष्टि के स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भ निरोधक विधि अपन युक्तियां जो है अपनाते हैं, या फिर जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर को कम करने के लिए, और यौन संचरित रोगों के हस्तांतरण को रोकने के लिए। यौन संचरित रोग हमने कौन कौन से देखे थे? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखे थे ना, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले गोनेरिया, सिफिलिस, और जैसे वायरस से होने वाले एचआईवी देखा था, एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है। तो इनको रोकने के लिए जो है इन युक्तियों का यूज किया जाता है। और इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस। देखो, बुक के क्वेश्चंस लगाना किस तरीके से इजी है, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे और उसके बाद क्वेश्चंस लगाओगे तो आपसे इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, बायोलॉजी के अंदर एक चीज मेजरली आपको ध्यान रखनी है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलेंगे अपन अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।